बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। मैं विजय कुमार, प्रवक्ता कॉमर्स, बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर। पहली एपिसोड में हमने साझेदारी में प्रारंभिक में साझेदारी का अर्थ, परिभाषा, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों का अध्ययन किया। आज हम आपको इसी अध्याय से संबंधित कुछ अन्य चीज़ों का अध्ययन कराएंगे। इसमें नंबर 1 पे साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन। साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन। बच्चों, फर्म की दशा में लाभ हानि खाते से प्राप्त शुद्ध लाभ एवं शुद्ध हानि को साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों में विभाजित करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि नियोजन खाता किस तरह से बनता है। लाभ हानि नियोजन खाता। बच्चों, इस खाते में फर्म के शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि को साझेदारों के मध्य संलेख के अनुसार उनके लाभालाभ अनुपात में नियोजित किया जाता है, जिसके कारण इस खाते को लाभ हानि नियोजन खाता कहा जाता है। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में चालू वर्ष का शुद्ध लाभ तथा आहरण पर ब्याज का लेखा किया जाता है। ऋणी पक्ष में साझेदारों के पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का पारिश्रमिक जैसे वेतन और उनको देय कमीशन अथवा बोनस। इसके अतिरिक्त यदि संचयों का हस्तांतरण है तो उनका लेखा भी इस खाते के ऋणी पक्ष में किया जाता है। बच्चों, लाभ हानि खाते की भांति ये खाता भी नाम मात्र का खाता है। इसे लाभ हानि खाते की तरह से ही बनाया जाता है। ये उसका विस्तारित रूप है, या हम यूँ कह लें कि यह लाभ हानि खाते का अनुवर्ती रूप है। इसका प्रारूप देखते हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं। प्रोफार्मा बनाएंगे इसका हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर इंडेड। जो भी ईयर है वो डाल दिया जाएगा। बाएं पक्ष पे डेबिट और दाहिनी ओर क्रेडिट लिखा जाता है। पहला कॉलम पार्टिकुलर्स का, अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले धनी पक्ष यानी क्रेडिट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो वर्ष का शुद्ध लाभ होता है उसको लिखा जाता है। इसके अलावा साझेदारों द्वारा फर्म से आहरित की गई राशियों पर
जो ब्याज लगाया जाएगा अर्थात आहरण पर ब्याज का लेखा किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स, जो साझेदार होंगे उनमें लिख दिया जाएगा ब्याज का लेखा अंदर करके, और जो सम होगा वो बाहर दिखा देंगे। बच्चों ऋणी पक्ष में साझेदारों की पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जितने साझेदार होंगे उनकी पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज लिख करके सम बाहर करते हैं। इसी तरह से साझेदारों को मिलने वाला वेतन और कमीशन पार्टनर्स सैलरी या कमीशन जिन जिन साझेदारों को ये चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उनका लेखा करके इनका योग भी बाहर की ओर दिखा दोगे। इसके अलावा बच्चों ऋणी पक्ष में ही अगर कोई ट्रांसफर दिया गया तो किसी संचय का हस्तांतरण रिजर्व, यदि यह हस्तांतरित है का लेखा इसी में किया जाएगा। बच्चों इसके बाद में खाते का शेष विभाज्य योग्य लाभ होगा, जिसे साझेदारों के मध्य उनके लाभालाभ अनुपात में वितरित कर दिया जाएगा। अगर ऋणी पक्ष का योग अधिक है और धनी पक्ष का कम है तो यह हानि है। लाभ हानि तो साझेदारों के मध्य उनके समझौते के अनुसार जैसा भी तय हुआ हो कि पूंजी खाते स्थायी है या परिवर्तनशील है के अनुसार पूंजी खाते अथवा चालू खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। बैलेंस सी, अब ये पूंजी खाते या चालू खाते जैसी व्यवस्था है उसके अनुरूप इसको हस्तांतरित कर देंगे। जिसका जितना हिस्सा है, और अगर क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है और डेबिट पक्ष का कम है तो ये लाभ है, इसका भी हस्तांतरण इसी तरह से करेंगे टू बैलेंस सी। जैसी व्यवस्था हो लाभ को ले जाने की पूंजी खाते में या चालू खाते में हस्तांतरण कर दिया जाएगा। साझेदारों को लिख करके रकम को उनके लाभालाभ अनुपात में बांट करके लिख दी जाएगी और खाते को बंद कर दिया जाता है। तो बच्चों ये बात हो गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। इसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे पूंजी और आहरण पर ब्याज। साझेदारों द्वारा साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करते समय जो भी पैसा लगाया जाता है, जो भी धन लगाया जाए या माल लगाया जाए वो सब पूंजी कहलाता है। साझेदारों को फर्म से विनियोजन के प्रतिफल के रूप में लाभ प्राप्त होता है, तो ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि उन्हें पूंजी पर ब्याज दिया जाए। तो इसका अध्ययन हम करेंगे यहाँ पर पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज किन किन कारणों से लगाया जाता है, उनमें प्रमुख कारण यदि पूंजी समान और लाभ वितरण अनुपात असमान है। बच्चों ऐसी दशा में क्या होगा, यदि साझेदारों ने समान मात्रा में पूंजी लगाई है और उनका लाभ असमान मात्रा में है, जो अनुपात है वो असमान है,
ऐसी स्थिति में जिस साझेदार का अनुपात सबसे कम है उसे लाभ कम प्राप्त होगा, जबकि पूंजी उसने भी सभी साझेदारों के समान ही लगाई हुई है। तो ऐसी हानि से बचने के लिए, लाभ कम मिलने के कारण जो हानि हो रही है, ऐसी हानि से बचने के लिए साझेदार को पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए ताकि उस हानि की पूर्ति की जा सके। नंबर 2, यदि पूंजी असमान और लाभ वितरण अनुपात समान है, यदि साझेदारों ने असमान मात्रा में पूंजी का विनियोजन किया है और लाभ वितरण अनुपात समान मात्रा में है, तो ऐसी दशा में जिस साझेदार ने सबसे अधिक मात्रा में पूंजी लगाई है उसे भी उतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना कम मात्रा में पूंजी लगाने वाले साझेदार को। बच्चों, ऐसी स्थिति में जिस साझेदार ने अधिक मात्रा में पूंजी विनियोजित की है उसको हानि होती है। तो ऐसी हानि से बचने के लिए साझेदार को पूंजी पर ब्याज मिलना सर्वथा उचित और न्याय संगत है। नंबर 3, यदि पूंजी और लाभ वितरण अनुपात दोनों समान हो, बच्चों यदि ऐसी स्थिति बनती है जब साझेदारों के द्वारा विनियोजित पूंजी और लाभ वितरण अनुपात दोनों ही समान हो, तो क्या उन्हें पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए? सोचिए, यदि साझेदारों ने पूंजी का विनियोजन साझेदारी में ना करके किसी अन्य व्यवसाय में किया होता तो उन्हें लाभ के अतिरिक्त वहां ब्याज भी प्राप्त हो रहा होता। ऐसी दशा में साझेदारों को विनियोजित पूंजी पर ब्याज मिलना उचित है। बच्चों, लाभ की गणना साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देने के बाद की जाती है। जो विभाज्य योग्य लाभ होता है साझेदारों के मध्य, इससे हमें यह पता चलता है कि साझेदारों के साहस और जोखिम के रूप में उन्हें क्या प्रतिफल मिल रहा है। अब इसके बाद बच्चों देखते हैं आहरण पर ब्याज। बच्चों, जिन कारणों से साझेदार को पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार है, उन्हीं कारणों से साझेदार के द्वारा फर्म से आहरित की गई राशियों पर फर्म को उस आहरित राशि पर ब्याज लगाने का भी अधिकार है। साझेदारों द्वारा व्यापारिक वर्ष में समय समय पर भिन्न भिन्न राशियों का आहरण किया जाता है। ऐसी स्थिति में औसत भुगतान तिथि अथवा गुणनफल रीति से साझेदारों के आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है, किंतु यदि साझेदारों के द्वारा निश्चित माह में समान अनुपात में समान किस्तों का आहरण किया जाता है तो ऐसी दशा में आहरण पर ब्याज लगाने की गणना निम्न प्रकार से करो। नंबर 1, यदि आहरण माह के प्रारंभ में किया गया हो, प्रारंभ में किया गया तो बच्चों
यहां पर ब्याज की गणना 12 + 1/2 अर्थात 13/2 अर्थात या 6.5 माह की अवधि के बराबर लगाया जाएगा। माह की अवधि के बराबर। ऐसा क्यों? अब हम मान लेते हैं कि किसी साझेदारी फर्म का व्यापारिक वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होकर के 31 दिसंबर को समाप्त होता है और साझेदारों ने प्रत्येक माह के आरंभ में आहरण किया। ऐसी स्थिति में पहला आहरण 1 जनवरी को और अंतिम आहरण 1 दिसंबर को होगा। तो बच्चों, जब व्यापारिक वर्ष की समाप्ति 31 दिसंबर की हो रही है तो 1 दिसंबर से और 31 तारीख के मध्य का समय 1 महीने का प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी से और 1 दिसंबर तक 12 माह का समय पूरा हो रहा है और ब्याज की गणना 31 दिसंबर को व्यापारिक वर्ष की समाप्ति के तिथि पर ही की जाएगी। ऐसी स्थिति में 12 + 1/2 माह की अवधि के बराबर ही ब्याज लगेगा। नंबर 2, यदि आहरण माह के मध्य में किया जाए तो ऐसी स्थिति में बच्चों आहरण पर ब्याज की गणना 12 + 0/2 माह की अवधि के बराबर होगा। तीसरी स्थिति, माह के यदि आहरण माह के अंत में किया जाए तो बच्चों आहरण पर ब्याज की अवधि 12 - 1/2 अथवा 11/2 अथवा 5.5 माह की अवधि के बराबर होगा। अब इसको भी समझ लीजिए कि -1 क्यों हुआ। बच्चों, यदि आहरण माह के अंत में किया जाता है, जैसा कि हमने पहले देखा कि यदि व्यापारिक वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, तो उसी आधार पर यहाँ पर भी देखिए कि यदि व्यापारिक वर्ष 1 जनवरी से आरंभ होकर के 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में पहला आहरण 31 जनवरी को और अंतिम आहरण 31 दिसंबर को होगा। जब 31 दिसंबर को अंतिम आहरण होगा तो 31 दिसंबर को ही उस पर ब्याज लगाया जाना संभव नहीं है, अर्थात 12 - 1/2। इस तरह से ब्याज की गणना आहरणों पर साझेदारों के द्वारा जो की जाती है उस पर करते हैं। इसको अभी एक उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से हम समझ सकते हैं। उदाहरण मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, ध्यान से देखिए। राम एक फर्म का साझेदार है। वह प्रत्येक माह के अंत में ₹300 का आहरण करता है।
उसकी पूंजी 10,000 रुपए है। और उसने जून को 2,000 रुपए फर्म को और दिए। आहरण एवं पूंजी पर ब्याज की दर 5% है। आहरण और पूंजी पर ब्याज ज्ञात कीजिए। आहरण और पूंजी पर ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये प्रश्न आपने देख ही लिया होगा। अब हम यहाँ पर साझेदार की पूंजी और उसके द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। ध्यान दीजिए, पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज, साझेदार की विनियोजित पूंजी 10,000 रुपया है और ब्याज की दर 5% है। तो जो विनियोजन है उस पर पूरे वर्ष का 10,000 पर पूरे वर्ष का 5% ब्याज प्लस कुछ और पैसा उसने फर्म में विनियोजित किया है उस पर भी 2,000 गुणे 5/100। अब इसका समय देखिए, ये 30 जून का है और वर्ष की समाप्ति नहीं दी गई तो 31 दिसंबर मानी जाएगी। 30 जून से 31 दिसंबर तक का समय 6 माह का। ब्याज की गणना के लिए 6 माह का समय प्रयोग किया जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 100 × 5 करेंगे तो 500 प्लस ये भी 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6 2 12 और 2 10 20। 10 × 5 = 50। यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 550। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब बच्चों देखते हैं साझेदारों के द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज को। बच्चों अब हम आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। तो पहले हमें आहरण की वार्षिक राशि ज्ञात करनी होगी यानी एनुअल ड्राइंग्स। एनुअल ड्राइंग्स 300 रुपया प्रति माह है, गुणे 12 करके हम वार्षिक राशि निकालेंगे 3,600 रुपये। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स equal amount of drawings into rate of interest into time into 1/12। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। अब 12 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 × 36। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 के 15, 15 का गुणा कर लिए, 15 × 75 के 5 करी हुआ 7, 15 × 75 7 82,
यानी 82 रुपया 50 पैसा आहरण पर ब्याज हुआ। बच्चों, इसके बाद अगले एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे साझेदारों के व्यक्तिगत खाते एवं साझेदारी से संबंधित किए जाने वाले जर्नल लेखे। धन्यवाद।